हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज आर पी सिंह। आज हम आपके देखिए स्टडी एट होम विद आरसीसी में आज हम शुरू करते हैं आपका देखिए सॉलिड स्टेट क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उनका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम और इसको धीमे धीमे करके कुछ कुछ क्वेश्चन करके हम वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे। तो आप लोग जो है ना धीमे धीमे करके अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहें, समझते रहें। वैसे तो देखिए कि सॉल्यूशन ये कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, लेकिन मेन चीज है समझना, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे। आज हम सॉलिड स्टेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, और इसके बाद लगातार ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इनसे आप अपना नोटबुक तैयार करते रहेंगे। ओके, इन जो हमने आपको नोट्स बनवाए सॉलिड स्टेट, वैसे तो हमने पूरा खत्म कर दिया है, पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग टू द नोट्स हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, पूरा खत्म हो गया है। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी अलग से एक कॉपी मेंटेन कर लें, एक नोटबुक, उनमें ये क्वेश्चंस को करते रहें धीमे धीमे करके। ठीक है ना, और वैसे मैंने आपको नेक्स्ट जो यूनिट है सॉल्यूशन सेकंड नंबर की, वो भी स्टार्ट कर दी है। उसके उधर मैं नोट्स बनवा रहा हूँ आपको, और इसके इधर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए एक अलग से कॉपी बना लें, उसमें सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, एक्सेट्रा जो भी आगे यूनिट आएंगे उनके हम जो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हैं वो उस अलग से नोटबुक में करते रहेंगे, और नोटबुक की कॉपी नोट्स की कॉपी अलग रखेंगे। ठीक है ना, तो इसमें अपने इनसाइड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। क्या क्वेश्चन है देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म एमोर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये क्रिस्टलाइन एमोर्फस, ये जो हमने नोट्स बनवाई आपको, उनमें ये सब डेफिनेशंस हो चुकी हैं। ये कोई डेफिनेशंस अलग नहीं है, ये कोई क्वेश्चन अलग नहीं है जिनको हम जो है अलग से नोट करना भी आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इनको अगेन नोट करें, अदरवाइज आप ऐसे ही ओनली वीडियो में समझ लें, क्योंकि डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस आपको ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, वो मैथमेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। इनके लिए आप ओनली चाहें तो ऐसे ही समझ सकते हैं, नोट करना जरूरी नहीं है कॉपी में। अगर आप चाहें तो नोट कर लें, देखिए आपकी मर्जी है। डिफाइन टर्म एमोर्फस, एमोर्फस क्या है और कुछ इसके एग्जाम्पल दीजिए। देखिए एमोर्फस सॉलिड्स आर दोज, एमोर्फस सॉलिड्स are those substances in which there is no regular arrangement of its constituent particles। आपको समझा चुका हूं नोट्स में, पिछले वीडियोज में, कि जो क्रिस्टलाइन है उनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, उनका रेगुलर पैटर्न होता है, और एमोर्फस का रेगुलर पैटर्न नहीं होता। व्हाट इज रेगुलर पैटर्न? रेगुलर पैटर्न होता क्या है? रेगुलर पैटर्न होता है, देखिए ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में अगर मान लीजिए मैं कैटायन एनायन लेता हूं, सपोज ये सपोज कैटायन है, ये सपोज एनायन है, कैटायन एनायन, ये में क्लियर हो चुकी है पहले बात है। इनका जो ना रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, मतलब अगर आप एक सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे मान लीजिए, तो इस पर कुछ कैटाइंस कुछ एनाइंस जो आएंगे वो रेगुलर पैटर्न में नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने ड्रॉ ये की, तो आपने देखा कि इस पर दो एनायन आ गए, एक कैटायन आ गया है, और ये सेकंड लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं मान लीजिए इस पर दो कैटायन आ गए, एक एनायन आ गया है। अगर मान लीजिए हम ये वाली एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये क्लियर कर चुका हूँ मैं वीडियो में, अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। मान लीजिए
यहाँ पर देखिए एनाइन है, यहाँ पे एनाइन है, और ऐसे हम ड्रॉ करते हैं सपोज, तो इसमें भी जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर है वही सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ऑर्डर सेम रहता है एनाइन कैटायन का, तो फिर वो एक क्रिस्टलाइन हो जाएगा, और इसमें देखिए एमोर्फस हो गया। ये क्लियर बातें हो चुकी हैं पहले। द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब कुछ थोड़ी दूरी तक तो आपको लगेगा कि इनमें कुछ निश्चित क्रम है, लेकिन आगे जाकर के आप देखेंगे कि इनका क्रम जो है ना, ऑर्डर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा मतलब देखिए, चलिए हम डायग्राम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये है, देखिए कुछ बनाते हैं इसमें, वैसे तो आपके सामने बना हुआ है, और हमें एमोर्फस का डायग्राम देखिए वैसे नोट्स में क्लियर हो चुका है, फिर भी एक बार देखते हैं। ये है, यहाँ पर मान लीजिए हमने, सपोज मैं इसको डायग्राम को ऐसा करता हूँ कि पहले मैंने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ की, ऐसे एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन मान लीजिए मैंने सपोज ये ड्रॉ की है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की है सपोज, ठीक है ना, एक लाइन मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाई है। इसमें क्या होगा देखिए कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, आपको लगेगा देखिए फर्स्ट लाइन पर कि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन आगे चल के देखिए इसमें देखते हैं, चलिए कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये देखिए इसमें पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मान लीजिए ये पॉजिटिव। कहने का मतलब है इसमें आप किधर से भी कैसे भी लाइन करें, ड्रॉ करें, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, मतलब दोनों प्रकार के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आ जाएंगे, लेकिन उनका कोई ऑर्डर नहीं होगा। ये देखिए पॉजिटिव के बाद एक नेगेटिव आ गया, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव आया, दो नेगेटिव आ गए, सपोज यहाँ दोनों नेगेटिव आ गए। देखिए इस लाइन को ड्रॉ करें अगर हम मान लीजिए, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। कहने का ना क्रम जो है ना सीधा नहीं है, एकदम रेगुलर क्रम नहीं है, ऑर्डर नहीं है। अगर मान लीजिए हम सपोज क्रिस्टलाइन का डायग्राम बनाए, सपोज हम क्रिस्टलाइन का डायग्राम बनाते हैं, इनका रेगुलर पैटर्न होगा, एक ही अरेंजमेंट आप देखिए, ये रेगुलर अरेंजमेंट आ रही है। इनमें मान लीजिए हमने कुछ भर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और देखिए ये कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन। ओके, अब मान लीजिए कि हम इस डायरेक्शन में देखते हैं सपोज, तो आप इस डायरेक्शन में देखेंगे एक निश्चित ऑर्डर आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसे इस डायरेक्शन में अगर आप देखते हैं सपोज, तो इसमें भी आप देखिएगा एक ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर आ रहा है। ऐसे इसमें देखिए एक रेगुलर आ रहा है, कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, जो ऑर्डर स्टार्ट हुआ वही ऑर्डर लास्ट तक चला। ओके, और अगर हम एक तिरछी लाइन खींचते हैं, देखिए सपोज ये, तो इस पे आप देख रहे होंगे सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और मान लीजिए ये लेते हैं हम, तो इस पर क्या देख रहे हैं, सारे निगेटिव आ रहे हैं। कहने का मतलब है अगर निगेटिव आ रहे हैं तो सारे निगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, और इन पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो ऑर्डर है वो निश्चित ऑर्डर है, तो इसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन। दिस विल बी क्रिस्टलाइन, ठीक है ना, दीज विल बी क्रिस्टलाइन। ओके, और दीज विल बी एमोर्फस, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, गिलास है, रबर है, प्लास्टिक है। तो क्लियर हो गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा, क्योंकि ये नोट्स में पिछले वीडियो में आपको मिल भी चुका है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, व्हाट
सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.2। देखिए, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। मतलब क्वार्ट्ज जो सॉलिड है ना, उससे ग्लास किस प्रकार से डिफरेंट है, और अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। और क्वार्ट्ज में कौन सी ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि आप चेंज कर दिया जाए जिससे वो गिलास में चेंज हो जाएगा, क्वार्ट्ज का कांच बन जाएगा, ये हमें करना है। तो पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कि व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। देखिए इसका आंसर देखिए, ग्लास is made up of SiO4। देखिए SiO4 सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, ये सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड, सिलिकॉन के कई ऑक्साइड होते हैं। तो सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ना, इससे गिलास बना हुआ होता है, ध्यान रखेंगे। और क्वार्ट्ज का भी फॉर्मूला यही होता है, ध्यान रखिएगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंस में क्या है देखिए, ग्लास इज मेड अप ऑफ SiO4 tetrahedral units. These constitute particles have short range order only on heating it soften and melts over a wide range of temperature। मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, इनकी जो अरेंजमेंट है उस शॉर्ट रेंज में चलेगी, मतलब वही एमोर्फस टाइप की। और ऑन हीटिंग, एमोर्फस को यानी गिलास को सपोज हीट किया जाए तो ये वाइड रेंज जानते हो क्या मतलब होता है इसका? वाइड रेंज का मतलब होता है, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लीजिए कोई एमोर्फस है, सपोज एमोर्फस अगर है, तो एमोर्फस अगर मान लीजिए सपोज 80 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना चालू होता है, सपोज स्टार्ट होता है। मान लीजिए एक एग्जांपल, इफ इट इज एमोर्फस, तो क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। और वो ध्यान रखिएगा, वो 90 पर भी, या मान लीजिए 85 पर भी वो मेल्ट हो रहा होगा सपोज, और 86 पर भी वो मेल्ट हो रहा होगा सपोज। कहने का मतलब है टेम्परेचर चेंज होता रहेगा और वो मेल्ट होता रहेगा। टेम्परेचर विल नॉट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग की स्थिति में उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। और इफ दिस इज क्रिस्टलाइन, अगर मान लीजिए क्रिस्टलाइन है, तो वो अगर मान लीजिए सपोज वो 80 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट होना चालू होता है, तो ध्यान रखिएगा जब आप, ये सॉलिड है ध्यान रखें, और जब आप इसको हीट करते हैं तो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही वो सारा का सारा लिक्विड हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। मतलब जब तक वो लिक्विड में चेंज होता रहेगा, जब तक छोटा पार्टिकल भी उसका उस सबस्टेंस का, सॉलिड का, क्रिस्टलाइन का बचा रहेगा, तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ये क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एमोर्फस होते हैं वो अगर मतलब जिस टेम्परेचर से मेल्ट होना चालू होते हैं, स्टार्ट होते हैं, वो जब तक पूरे मेल्ट नहीं हो जाते तब तक उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो जब मेल्ट होना प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो वो जब तक पूरे मेल्ट होते हैं तब तक उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें आइस जो है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और ये सॉलिड होती है, आपको मालूम है। जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाटर बन जाता है, इसका देखिए वाटर बन गया, और इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। सो आइस विल बी क्रिस्टलाइन। ओके, ध्यान रखिएगा, आइस क्रिस्टलाइन में आता है, आती है, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब क्वार्ट्ज की हम बात करें, क्वार्ट्ज इसका अपोजिट कर लीजिए। क्वार्ट्ज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ SiO4, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है, और टेट्राहेड्रल यूनिट भी दोनों की सेम है। इट इज ए क्रिस्टलाइन, यहाँ डिफरेंस आ गया देखिए, इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब इसमें जो क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी होती है ना लॉन्ग रेंज ऑर्डर की, वो सारी होती है। इट हैज ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। शार्प मीन्स होता है कि जिस मेल्टिंग पॉइंट पर वो, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना प्रारंभ हो और उसी टेम्परेचर पर वो सारा का सारा मेल्ट हो जाए। मेल्टिंग की ड्यूरेशन में उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो तो उसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, सो दैट जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सो दिस विल बी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और था। सेकंड क्वेश्चन क्या था देखिए, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, मतलब किस कंडीशन में आप क्वार्ट्ज को जो है ना गिलास में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वार्ट्ज से अगर आपको गिलास बनाना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या चेंज करेंगे। उस चेंज के लिए देखिए एक लाइन में लिख के दिया आपको, क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय फर्स्ट मेल्टिंग एंड देन रैपिडली कूलिंग। कहने का मतलब है क्वार्ट्ज को पहले तो मेल्ट कर लीजिए, हीट करके मेल्ट कर लीजिए उसको पहले, और रैपिडली कूलिंग, मतलब आपको क्या करना है कि एकदम कूल करना है इसको। ये नहीं कि स्लोली कूल करें, स्लोली कूल नहीं करना है, एकदम उसको कूल करना है, टेम्परेचर एकदम डाउन कर देना है, जिससे वो गिलास में चेंज हो जाएगा। और वैसे भी आपको बता दूं, गिलास जो है ना, गिलास जो है, हम लोग जब गिलास को देखते हैं तो सॉलिड फॉर्म में वो नजर आता है, जबकि गिलास जो है ना सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। वो बताते हैं ये सुपर कूल्ड गिलास जो है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ध्यान रखिएगा। गिलास क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड, दैट इज नॉट सॉलिड। हाँ, जब तक आपको दिखाई देता है, हम लोग देखते हैं तो सॉलिड होता है वो, लेकिन वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और एमॉर्फस की कंडीशन में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नंबर थर्ड आता है, थर्ड क्वेश्चन, क्लासीफाई ईच, देखिए क्लासीफाई ईच फॉलोइंग सॉलिड्स एज आयनिक, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर नेटवर्क। नेटवर्क और कोवेलेंट एक ही होते हैं, और एमॉर्फस, ये बहुत सारे लिखे हुए हैं। इनको हमें टेट्रा फॉस्फोरस और डाइऑक्साइड, टेट्रा फॉस्फोरस डेकऑक्साइड, डेकोमिस्टेन, और इसे हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हैं। देखो P4O10 जो है ना, इसे P2O5 में चेंज कर लिया जाता है, 2 का डिवाइड लगा करके। इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो P4O10 से बनती है, लेकिन इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में P2O5 भी लिख लेते हैं। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको ये नाम क्यों दिया टेट्रा फॉस्फोरस, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस कितने 4, टेट्रा फॉस्फोरस हो गया। और डेकऑक्साइड, 10 को बोलते हैं डेक, DEC, और ऑक्सीजन है ऑक्साइड। तो पढ़ा होगा आपने, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे करके ऑक्टा, डेका, ऐसे करके बनता है ना, तो डेक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। फिर है नेक्स्ट अमोनियम फॉस्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड, आयोडीन, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, ब्रास, रूबिडियम, लिथियम ब्रोमाइड एंड सिलिकॉन। इनको भी चेक करना है। देखिए आयनिक में आपने 11th में पढ़ लिए होंगे आयनिक सब्सटेंसेस, कोवेलेंट सब्सटेंसेस एंड कोऑर्डिनेट सब्सटेंसेस। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले, आयनिक बॉन्ड वाले और कोवेलेंट बॉन्ड वाले
ये जो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड आया होता है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। देखिए अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट जो होता है वो अमोनियम फॉस्फेट में स्ट्रक्चर आपने इसकी बनाई होगी 11th में। मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं आपको। देखिए इसको मिटा लूं। देखिए अमोनियम फॉस्फेट को, देखिए क्या होता है, अमोनियम का फॉर्मूला NH4, दिस इज कैटायन, और फॉस्फेट PO4, दिस इज एनाइन। अब ये आयनों के बीच बनेगा ना, ये ट्रांसफर होंगे इनके चार्जेस, तो NH4 का होल थ्राइस हो जाएगा और एक इधर आ जाएगा 1, तो PO4 हो जाएगा। ओके, 1 लगाते नहीं है। ये आयनों के बीच बना है, आयनों से बना हुआ है अमोनियम फॉस्फेट, इसलिए हम इसको आयनिक सॉलिड कहेंगे। ओके, ऐसे ही लिथियम ब्रोमाइड है, लिथियम का चार्ज होता है +1 और ब्रोमाइड का होता है -1, ये ट्रांसफर होते हैं ऐसे करके, बंद लगाया नहीं जाता, आपको मालूम होगा। तो लिथियम ब्रोमाइड, दिस विल बी आयनिक। ओके, अब मेटालिक में आ जाइए। ब्रास, वाई ब्रास इज मेटालिक, तो क्लियर कर दें आपको ब्रास क्या है, व्हाट इज ब्रास। ब्रास जो है ना, ये 2 मेटल से मिलकर बनता है। किससे बनता है, एक तो होता है कॉपर और एक होता है जिंक। कॉपर होता है 70%, ध्यान रखिएगा, और जिंक होता है 30%। तो कॉपर और जिंक मिलकर के ब्रास, ब्रास को घर में पीतल बोलते हैं, पीतल। घर में पीतल के बर्तन होंगे तो येलो टाइप के कलर के जो होते हैं ना, तो वो ब्रास के होते हैं, पीतल के, तो वो कॉपर और जिंक से मिलकर के बनते हैं। तो इसमें क्या है, 2 मेटल शेयर करती हैं, कॉपर और जिंक, इसलिए इसको मेटालिक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। रूबिडियम, रूबिडियम मेटल है तो मेटालिक होगा ही होगा वो। अब मॉलिक्यूलर में जाइए। मॉलिक्यूल आप जानते ही होंगे, मॉलिक्यूल में P4 और 10, जिसमें जो है ना कई प्रकार के एलिमेंट हो, मतलब मॉलिक्यूलर में ऐसे मान लीजिए कि मोर देन वन एलिमेंट हो। ये इसमें जो है ना, ये जैसे मोर देन 1 तो इसमें भी था, लेकिन आयनिक में आया क्योंकि आयनों से मिलकर बना हुआ था, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनाएगा। जो सॉलिड बनेगा P4 और 10, P4 और 10, P4 और 10, P4 और 10 का रिपीटेशन होगा और वो मॉलिक्यूल 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 जाकर के मिलेंगे आपस में। ऐसे I2 है और P4 है। ओके, नेटवर्क यानी कोवेलेंट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाता है। ये हमने आपको उसमें सेमीकंडक्टर में दिया है, सिलिकॉन कितनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये आपका नेटवर्क में आ गया, और एमॉर्फस में प्लास्टिक आ गया। ओके, प्लास्टिक की कोई स्ट्रक्चर निश्चित नहीं होती है। अब हम करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये 2 क्वेश्चन और हैं। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये वैसे तो आप वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चल रहा है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, हाँ देखिए, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जो नियरेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो पड़ोसी पार्टिकल होते हैं, जिनसे उनका कांटेक्ट होता है, नेबर्स होते हैं पड़ोसी, उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। वैसे तो वीडियो में आपने पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं इसको। देखिए, एक मान लीजिए हमने इस तरह की स्ट्रक्चर कोई ली, सपोज, ध्यान रखना, ये हम कोई क्रिस्टलाइन बना रहे हैं। सपोज ये हमने कोई क्रिस्टलाइन लिया है, सॉलिड। ओके, इस क्रिस्टलाइन में हमने फाइंड आउट करेंगे, ये कोई क्रिस्टलाइन लिया हमने। अब मान लीजिए इसका हम नेबर्स निकालना चाहते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं सपोज। तो क्या किया, देखिए
इससे इससे कांटेक्ट किस किसका हो रहा है पहले ये पता लगाओ। देखिए कांटेक्ट इसका हो रहा है, कांटेक्ट इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है। ओके, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। अगर आप ऐसे करके मिला देंगे, हालांकि इसकी नीड नहीं है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं, तो एक इस तरह का ये स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। अब इसका कांटेक्ट कितने से हुआ? इसका कांटेक्ट हुआ देखो, इस 1 2 3 एंड 4 टचिंग पॉइंट देखिए, यहाँ टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं इससे टच नहीं हो रहा, इससे कांटेक्ट नहीं हो रहा, इससे कांटेक्ट नहीं हो रहा। ओके, तो ऐसे करके आपने देखा कि कुछ ये है, इनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो अब इसके टचिंग पार्टिकल कितने हुए? 4। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इज विल बी 4 ऑफ दिस। अगर मान लीजिए हम सेकंड टाइप की कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज किस तरह की सपोज देखिए, मान लीजिए बनाते हैं सेकंड टाइप की, तो ये अगर मान लीजिए हमने इस तरह की कोई बनाई और बीच में ये जो बॉयड है ना, ये बॉयड से हमने शुरुआत की है। मान लीजिए हम इसके बॉयड में से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम एक की निकालना चाहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सपोज हम मान लीजिए इसका निकालना चाहते हैं, मान लीजिए इसका, तो अब कैसे देखिए, यहाँ ये थोड़ा दूर हो गया है, लेकिन कॉन्टेक्ट में होगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये थोड़ा सा जो है ना, ये यहाँ पर इस तरह से आएगा, थोड़ा दूर हो गया था, ये ऐसे करके हो जाएगा। तो देखिए ये इसका कांटेक्ट कितने से हुआ? इसका 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका सेंटर पॉइंट ये, इसका सेंटर पॉइंट ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। अगर आप ये बना मिलाओगे इनको ऐसे करके तो हेक्सागोनल बनेगा, ठीक है, हेक्सागोन बनेगा, हेक्सागोन। तो इसका कितने से कांटेक्ट हुआ? 6 से। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस विल बी 6। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम? इन दो में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो आप इसको लर्न कर लें। जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है उसमें 12 होता है और दूसरे वाले में बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 होता है, ठीक है ना। ये वीडियो में आपने देख चुके हैं विद डायग्राम। और देखिए अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अननोन मेटल? अननोन मेटल का आपको क्या निकालना है? एटॉमिक मास। इफ यू नो इट्स डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी मालूम है और डायमेंशन मालूम है ए, ठीक है ना। तो लेट द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल इज ए, दिस इज गिवन है, डेंसिटी डी है, मोलर मास एम है, वॉल्यूम क्या होगा? देखिए जब क्यूबॉइड का वो जो वॉल्यूम आप निकालते हो, या आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकालते हो तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। और जब इसी क्यूब का वॉल्यूम जब निकालते हो, आप जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना सॉलिड स्टेट में, आपके सिलेबस में है 12th में, वो सब क्यूबिक है। और जब क्यूबिक का वॉल्यूम जब निकालोगे क्यूब का, तो ऑल साइड्स आर सेम, सो ए मल्टीप्लाई ए बाय लेंथ ब्रीथ और हाइट, तो ये हो गया ए क्यूब। ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल विल बी ए, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में कितने एटम हैं, और मास ऑफ ईच एटम, ईच एटम का मतलब है एटॉमिक मास, जितने भी एटम है उसमें उनके एक एटम का मास का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और दिस इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ओके, दिस इज मास ऑफ वन एटम, सो द टोटल मास ऑफ ऑल एटम्स विल बी Z मल्टीप्लाई M। ये मास हो गया यूनिट सेल का। अब देखिए मास
मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल m इक्वल, अब एक का निकालना है आपको, या एवोगैड्रो नंबर के लिए कैपिटल ए कर लीजिए, ये कैपिटल ए, ठीक है ना, ये कैपिटल ए, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, इसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि 1 मोल में, अगर 1 मोल एटम है तो 1 मोल में एटम्स की नंबर इतनी होगी एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स की नंबर इतनी होगी, और 1 मोल आयन है तो आयंस की 1 मोल में इतनी नंबर होगी, ध्यान रखिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, एक एटम का मास कितना होगा, ठीक है ना। तो ये निकलेगा, देखिए, टोटल मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर उसमें एटम होंगे, ध्यान रखिएगा, मोलर मास में, दिस इज मोलर मास, मोलर मास अपॉन एटॉमिक नंबर, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे, एक मोल एटम में, 1 मोल एटम में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होंगे, ध्यान रखिएगा। मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, सो एवोगैड्रो नंबर का हमने डिवाइड लगा दिया मोलर मास में, तो ये आ गया एक एटम का मास, ओके। डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये लगा दिया आपने मास, ये निकाला था ना, ये निकाला था, ये लगा दिया, वॉल्यूम लगा दिया, और इसकी वैल्यू जो है ना, स्मॉल m की वैल्यू हमने पुट कर दी, देखिए कैसे पुट कर दी, d इज इक्वल टू क्या लिखा, z इंटू m अपॉन a क्यूब, और z अपॉन a क्यूब तो ये अलग कर लो, और स्मॉल m की जो वैल्यू है ना, ये आई कितनी, ये आई हमारी कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये लगा दिया। तो ये जो फॉर्मूला है ना, देखो ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला देखिए ये बन गया, ओके। तो Zm अपॉन AQNA, एटॉमिक मास विल बी, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या बना, हम यहां से हम कैपिटल M फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो D के नीचे बंद कर लीजिए, इसका D का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो देखिए Z इंटू M इज इक्वल टू DAQNA, यहाँ से M की वैल्यू कितनी होगी, M की वैल्यू हो जाएगी DAQNA अपॉन कितना, Z, ये देखिए फॉर्मूला ये आ गया, ये आ गया, देखिए आपने देखा, इस तरह से देखिए हमने ये 5 क्वेश्चन सोल्व किए एक्सरसाइज के। अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, ऐसे ये सीरीज हमारी चलती रहेगी न्यूमेरिकल्स की, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की, ध्यान रखिएगा, इनको आप कंटिन्यू देखते रहेंगे। ये पार्ट 1 एक्सरसाइज के में, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का पार्ट 1 आपको दे रहा हूँ, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे जब तक एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं मिल जाता, ओके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉच।